हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th का गणित का प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे उसके आगे के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल्स के और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 4 प्रश्न थे, ठीक है? चारों को हमने सॉल्व कर लिया था और जो एग्जाम्पल में 3 प्रश्न थे उन तीनों प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में जो आप लोग का दूसरा प्रश्न है और इसमें इसमें कुल 5 प्रश्न है, इन पांचों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी कहूंगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारी एप्लीकेशन जो है यूपीएमएसपी स्टडी, उससे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर डाउनलोड करना। वहां पे आपको आपका सारा प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा नोट्स, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो जो ये आपकी प्रश्नावली है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर यहाँ पे 1 मिनट मैं बैक आ जाता हूँ। ये प्रश्नावली है आपकी। तो इसमें ये पहला जो प्रश्न है 3.3 में कुल 4 प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। और उदाहरण नंबर ये 8, 9, 10, ठीक है? उदाहरण नंबर 8, 9 और 10 इसे भी पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। तो अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लेना, ठीक है? तो चलो यहाँ हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं तीसरा, चौथा, ये तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न था, ये सेकंड प्रश्न है और इसमें आपके कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें ये पहला प्रश्न है, ये देख सकते हो, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और नीचे एक ये 5वां प्रश्न है। चलो सबको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ये पहला प्रश्न देख सकते हो, काफी मस्त प्रश्न है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है, 4 मार्क में ऐसा प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यह भिन्न है। ओके, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करते समय यहाँ से हम लोग लिखते हैं हल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? हल, ठीक है? और सबसे पहले तो हम लोग भिन्न का अंश और हर मान लेंगे। भिन्न कैसी होती है? जैसे ये 3/2 हो गया या 5/2, इस प्रकार ये मतलब जो बट्टे के रूप में होती है, ये भिन्न होती है। और इसमें ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? आपका हर होता है, ठीक? तो चलो सबसे पहले तो अंश और हर को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमें अंत में भिन्न ज्ञात करना है। तो अगर भिन्न का अंश और हर हमें मालूम चल जाए तो सिंपल, भिन्न तो हमें मालूम ही चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है? हमने क्या किया कि भिन्न का अंश x मान लिया और हर y मान लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः भिन्न बराबर भिन्न क्या होगी हम लोग की? वो x/y होगी, लेकिन x और y का हमें वास्तविक मान ज्ञात करना है। उसके लिए हमें सवाल में कुछ शर्त दिया है, जैसे प्रथम शर्तानुसार। यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या दिया कि अगर भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो चलो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। हम लोग की भिन्न क्या है? x/y है। अगर हम लोग अंश में 1 जोड़ दे तो अंश ये है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया, तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है, 1 में बदल जाती है। तो 1 में मान लो तो ये बराबर 1 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर एक समीकरण याद करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x+1 ऊपर का ऊपर उसी तरह और ये नीचे का इधर गुणा होगा तो बराबर ये y-1 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इससे इस 1 में गुणा होगा तो वही होगा। अब देखो x और y को एक तरफ करते हैं, y को इधर लाते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 पहले से है और माइनस मतलब ये +1 उधर जाएगा तो -1, यानी -1 -2 हो जाएगा। और ये आपकी एक समीकरण हो गई, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। क्लियर? अब देखो ये तो प्रथम शर्तानुसार हमने एक समीकरण बना लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे करते हैं। आगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार, आपको आगे लिखना है द्वितीय शर्तानुसार। और दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। चलो तो जैसे भिन्न हम लोग की क्या है? x/y है
और बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर क्या है, ये नीचे वाला, तो इसमें हम लोग एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न क्या होगी। तो चलो, जैसे हमने इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर कर एक समीकरण निकाला, इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर कर एक समीकरण निकालते हैं और फिर दोनों समीकरणों को सॉल्व कर कर एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। और एक्स वाई का मान ज्ञात हो गया, मतलब हर और अंश, अंश और हर का मान ज्ञात हो गया, तो भिन्न हम लोग की ज्ञात हो जाएगी। सिंपल। तो चलो, ये इधर गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा, और बराबर ये इसमें गुणा होगा तो वो y+1 ही होगा। ठीक है, अब देखो 2x और ये एक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस है। सॉरी, एक को हम नहीं लाएंगे, y को लाएंगे, क्योंकि x y को एक तरफ करते हैं, तो ये बराबर 1 हो जाएगा। ये y इधर प्लस है, इधर आएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा। तो 2x - y बराबर 1, ये समीकरण आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। सिंपल। अब हमें दो समीकरण प्राप्त हो गई, समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कर कर हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर लेता हूं मैं, इतना इरेज कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। चलो, इसको मैं इरेज कर लिया। हम लोग इस समीकरण 1 किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो x - y बराबर 2, x - y बराबर -2, माफ करना -2 है, और 2x - y, 2x - y बराबर 1, ये हम लोग की समीकरण 1 हो गई, ये हम लोग की समीकरण 2 हो गई। अब चलो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अच्छे से हमने कल विलोपन विधि सीख लिया था, विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को सॉल्व करना। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये y कट जाएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह अलग अलग रहेगा, तब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम लोग चिन्ह बदलेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। और 2x, देखो 2x ये माइनस है और x प्लस है, तो यहाँ -x बचेगा, और बराबर ये -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, यानी x बराबर आपका क्या हुआ, 3 हुआ, यानी x का मान 3 आ गया। अब इस x के मान को, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, x के मान को हम लोग क्या करेंगे, x के मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखकर y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप लोग लिखना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक समीकरण 1 क्या है, वो है x - y बराबर -2। तो x की जगह पे यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 और -y बराबर -2। ठीक है, अब देखो, ये y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 इधर आएगा -2, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी ये आगे क्या होगा कि 3 + 2 बराबर y, या y बराबर 5 हो गया। ये जुड़ जाएगा और पूरा पक्ष बदलेगा तो कोई चीज नहीं बदलेगा, नहीं, y का मान 5 आ गया। तो हम लोग का x का भी मान आ गया, y का मान भी आ गया। तो आगे आप लिख दोगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर। ठीक है, हमने शुरू में क्या माना था, x को अंश माना था, y को हर माना था, तो भिन्न हम लोग की क्या हो जाएगी, अंश में हम लोग का 3 और हर में हम लोग का 5। तो ये हो गया आपका आंसर, ये भिन्न हो गई आपकी। सिंपल। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन निश्चित है आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलो, आशा करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। चलो, ये हो गया हम लोग का इरेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ओके, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, पीछे। उसके बाद क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए। तो सबसे पहले तो आप नूरी और सोनू की आयु मान लेंगे कि नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। ठीक है, आयु यानी वही उम्र। यहाँ सबसे पहले वही आप मान लो, हल लिख लो, यहाँ पे हल लिख लो, और उसके बाद लिख लो माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। मैंने
नूरी की आयु x वर्ष मान लिया और सोनू की आयु y वर्ष मान लिया। तब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले देखो, इधर अगर मैं ये नूरी की आयु x ले लेता हूं और इधर y ले लेता हूं मैं, किसकी आयु, सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे, तो पीछे इन दोनों में से 5 घटेगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु हो गई। तो 5 वर्ष पूर्व जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु, नूरी की आयु। बोल रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले यानी पीछे ये जो नूरी है इसकी आयु 3 गुनी थी इसके, ये तिगुना था। तो अगर इन दोनों हम लोग समीकरण को हम लोग बराबर करें, ये तिगुना था तो इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो ये दोनों तरफ स्टेटमेंट अपना बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बीच में ये बराबर का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। देखो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5 घटा देंगे। इसकी आयु 3 गुनी थी, इसकी आयु 3 गुनी थी, तो इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे जिससे ये दोनों आपस में स्टेटमेंट बराबर हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर कर एक समीकरण बना लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व कर कर समीकरण बनाते हैं। ये x - 5 बराबर, ये 3 से गुणा होगा तो 3y - 15, ठीक है। 3y को इधर लाते हैं तो 3 इधर ये आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और इधर ये देखो -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो -15 और +5, तो यहाँ पे आपका -10 बच जाएगा। ये आपकी एक समीकरण होगी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखो x - 3y बराबर -10, एक समीकरण बन गई। अब दूसरी समीकरण अनुसार, ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी समीकरण अनुसार नहीं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद में, ठीक है। तो मान लो अभी इनकी आयु x है वर्तमान, और इधर यहाँ पे लिखता हूं, ये x है और ये सोनू की वाइफ है। x किसकी है, नूरी की, y किसकी है, सोनू की, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात दोनों में 10 जुड़ेगा और 10 इसमें भी जुड़ेगा भाई साहब। 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है कि जो इसकी आयु है यानी नूरी की, वो 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। किसके, इसके आयु की। तो बराबर हम लोग करते हैं, ये 2 गुना हो जाएगी तो इसमें से हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे क्योंकि तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर कर एक समीकरण बना लेते हैं। तो ये x + 10 बराबर, ये 2 से इधर गुणा होगा तो 2y + 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x और ये 2y इधर लाएंगे तो -2y और बराबर, ये देखो 10 से उधर जाएगा तो घट जाएगा, +10 से उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 20 - 10 तो 10 आपका बचेगा। ये आपकी एक समीकरण हो गई, समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। चलो अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर कर हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। इसको मैं अब इरेज कर लेता हूं, ये ऊपर वाले को, क्योंकि इनका अब कोई काम नहीं है। 1 मिनट। चलो ये देखो हम लोग की पहली समीकरण क्या है, x - 3y बराबर -10। दूसरी समीकरण क्या है, x - 2y, x - 2y बराबर 10, ठीक है। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। चलो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर x और y का हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x आपकी नूरी की आयु हो जाएगी और y किसकी आयु हो जाएगी, सोनू की, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे हम लोग इसको कटा सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग चिन्ह बदल देते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब ये आपका कट गया। अब देखो 3y और +2y, ये आपका -y बचेगा और बराबर, इधर देखो -10 और -10 -20 हो जाएगा, यानी ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 20। और y हमने किसकी उम्र मानी थी, y हमने उम्र मानी थी सोनू की, तो सोनू की उम्र हमें निकल कर आ गई 20 वर्ष। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे तो 1 लिखोगे, 2 में रखोगे तो 2 लिखोगे, और समीकरण 1 क्या है, वो है x - 3y बराबर -10, ठीक है। x और माइनस 3 गुणे
y की जगह पे 20, तो ये 20 23 60 हो जाएगा। सीधे मैं 60 लिख देता हूँ और बराबर ये -10, तो x बराबर -10 और ये उधर जाएगा तो +60, तो x बराबर आपका 50। ओके, यानी x का मान 50 आ गया। तो इस प्रकार x किसका हमने आयु माना था? नूरी का, तो नूरी का आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष होगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा। काम खत्म। तो ये रहा आपका सेकंड वाला सवाल। अब चलो अगला हम लोग इसमें अगला जो प्रश्न है उसको कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ इरेज, और फिर हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। चलो भाई, गर्मी काफी हो रही है, माफ करना। ओके, चलो चलो अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी काफी मस्त प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न अभी 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, इसी कोड में आया हुआ था ये प्रश्न। प्रश्न क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंका लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अंकों है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो हमें संख्या ज्ञात करना है। मान लो कोई जैसे ये संख्या है, जैसे 12 है, तो 12 में आप जानते हो कि इधर वाला एक जो है ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो हम लोग दहाई और इकाई का अंक मान लेते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग का सवाल होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग दहाई और इकाई का अंक मानते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हल, हल, और यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना कि आप लोग लिख लेना, मैं लिखता नहीं ज्यादा, आप लिखोगे यहाँ, माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, ठीक है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, ऐसे लिख लेना, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। हम लोग का अंक है जैसे 12 है ये संख्या कोई, तो इसके अंकों का योग मतलब स्टेटमेंट के अनुसार 9 दिया है, लेकिन अंकों का योग यानी 1 और 2 दोनों को जोड़ देने पे यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये अंकों का योग हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग की दहाई का अंक x, इकाई का अंक y है, हमने माना है इसको, तो संख्या हम लोग की एक्स वाई होगी और इसका योग क्या होगा? x प्लस वाई होगा, और बराबर ये दिया है 9। क्वेश्चन में बोला है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमने संख्या मतलब दहाई का अंक x माना है y और इकाई का अंक y माना है, तो संख्या x y होगी, ठीक है। और इसमें तो दोनों का योग 9 होगा। अब यहाँ पे एक इसमें बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी संख्या हो गई, दहाई के अंक में 10 से गुणा किया जाता है और इकाई के अंक में, इकाई यानी 1 से, जैसे अगर हमें 32 है तो 32 में दहाई के अंक में हम लोग 3 गुणे 10 कर देंगे और इस इकाई के अंक में 1 से गुणा कर देंगे, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। सिंपल। तो यहाँ से हम लोग संख्या निकालते हैं, वो संख्या क्या होगी? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए या अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणे x प्लस वाई। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, ये इकाई का अंक है तो 1 से गुणा होगा तो कोई इसका मतलब ही नहीं निकलेगा, तो ये संख्या हम लोग की 10x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमने दहाई का अंक x माना था, इकाई का अंक y, तो इन दोनों का योग हम कर लेते हैं, दोनों का योग यानी दोनों अंकों का योग हम लोग का वो कितना दिया है? 9 दिया है। ये समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 में क्या बोल रहा है? समीकरण 2 में बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है, एक ये वाला, हाँ एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको मैं कहीं ऊपर साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हम लोग की संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, ये हम लोग की संख्या है, और दूसरी हम लोग की समीकरण क्या है? एक x प्लस वाई बराबर 9, ये एक समीकरण है। अब इस चीज को थोड़ा इरेज मैं कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे ये जो स्टेटमेंट सेकेंड वाला है काफी थोड़ा बड़ा जाने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर लिया। अब देखो,
हमें बोल रहा है यहाँ पे कि इस संख्या का 9 गुना, इस जो संख्या है इसका 9 गुना, यानी द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ पे लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार संख्या, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना यानी इसमें 9 से गुणा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ओके, तो बराबर में हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों को बदल देंगे। तो अंक x और y थे तो इसको हम लोग बदल देते हैं, तो संख्या हम लोग की क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। हमने अंकों को यहाँ पे बदल दिया, जैसा कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यह है जो संख्या है, देखो क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखना, इस संख्या का 9 गुना, तो जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने पर, या संख्या के अंकों को बदलने से उसका 2 गुना है ये। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला है हमने ऐसे ऐसे इसको कर लिया है, सिंपल, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, सिंपल। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय शर्तानुसार जो बोला है वैसा हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर कर एक और समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो एक ये समीकरण, एक जो समीकरण ज्ञात करेंगे और फिर दोनों समीकरण को हल कर कर x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो ये देखो, ये 10 नमा 90x प्लस ये 9y और बराबर ये 10 दूना का 20y और प्लस यहाँ पे 2x, 90x और 2 को इधर लाते हैं तो माइनस 2x और बराबर ये 20y और 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 9y हो जाएगा, ठीक। 90 में से 2 गया 88x बराबर ये 20 में से 9 गया तो 11y। अब देखो 11y को इधर लाते हैं तो 88x माइनस 11y और बराबर में उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि 11y इधर आ गया। अब देखो इन दोनों में 11 कॉमन है तो 11 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं अगर 11 कॉमन लेता हूँ तो 11 और 88 यानी 8 होगा, 8x होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं तो ये कटेगा नहीं, और ये 11 कम 11 यानी एक और y से गुणा होगा तो केवल y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर 0 है तो 0, यानी 11 तो कॉमन हो गया और 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो 11 इधर गुणा है उधर जाएगा तो मतलब भाग में हो जाएगा। तो ये 8x आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ मैं इधर लिख देता हूँ इसके आगे। देखो 8x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 11 इधर गुणा है उधर जाएगा तो भाग होगा और 0 में हम लोग 11 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो बराबर 0। और ये आपकी समीकरण 2 हो गई, क्लियर। तो समीकरण 1 यहाँ और समीकरण 2 यहाँ। अब चलो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं और x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा इतना मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आप बैक कर कर वीडियो को पीछे धीरे धीरे जो मैंने अभी मिटाया आप लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो, क्लियर। चलो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। अब देखो पहली समीकरण क्या है हम लोग की, वो है x प्लस वाई बराबर 9। दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई बराबर 0। चलो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा डायरेक्ट, और ये x और 8x ये मिलकर क्या हो जाएगा 9x और बराबर ये क्या हो जाएगा 9। तो x बराबर 9/9 यानी कटकर ये हो जाएगा 1 के बराबर। ओके, यानी x का मान 1 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिख लेना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, 1 में ही रख लेते हैं क्योंकि 1 वाला आसान है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 का मतलब x का मान रखना यहाँ पे आप जैसे x के जगह पे आप 1 रखोगे और प्लस ये y बराबर 9 हो जाएगा, तो ये y बराबर 1 उधर जाएगा तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो y का मान 8 हो जाएगा। अब देखो x का मान आपका 1, y का मान 8, x क्या माना था हमने दहाई का अंक, y क्या माना था हमने इकाई का अंक, तो ऐसे ही संख्या आपकी क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दोगे, आप लिखोगे आगे कि अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, और संख्या कैसे निकाला जाता है आप जानते हो, हमने निकाल लिया था शुरू में 10x प्लस वाई थी संख्या, क्योंकि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा किया जाता है और इकाई के अंक में 1 से, तो 1 से यहाँ गुणा करोगे तो वही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10x तो 10 गुणे 1 तो 10 ही होगा, और प्लस y की जगह पे हम लोग 8 रखेंगे तो 8, ये बराबर क्या हो जाएगा
18, यही क्या हो जाएगा आपका संख्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अंत में बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, काम खत्म। तो ये हुआ हम लोग का थर्ड वाला सवाल। क्लियर है? चलो भाई, अब इसको भी मैं कर लेता हूं इरेज। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो इसको भी मैं कर लेता हूं अब इरेज। 1 मिनट, ये थोड़ी इरेज करने वाली प्रॉब्लम बड़ी है, यही कितना टाइम ले रहा होगा। अंत में 5 सवालों को धीरे धीरे मिटाते मिटाते 1-2 मिनट तो यही खा गया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा माफ करना, काफी गर्मी है यार, हद से ज्यादा। चलो ओके, चलो भाई साहब, तीसरे के बाद ये हम लोग चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान देना कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, मीना है, कोई लड़की है, वो 2000 रुपए निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची यानी जो भी पैसा रखने वाला हो, ठीक है, से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ओके, 50 और 100 का नोट देने के लिए कहा कि केवल हमें 50 का और 100 का नोट चाहिए, और कितना उसे निकालना है? 2000 निकालना है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसे कुल मिलाकर, यानी 50 और 100 के कुल मिलाकर 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के, 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट निकाले। ओके, हमें दे दिया कि कुल उसने 25 नोट निकाले, लेकिन 50 रुपए के कितने नोट निकाले और 100 रुपए के कितने, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले वही हम लोग मान लेंगे जो पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ वही हल, और यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि माना कि मीना ने 50 रुपए के एक्स तथा 100 रुपए के वाई नोट निकाला, या उसे मिला, बैंक द्वारा उसे मिला, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, माफ करना, थोड़ा मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्या आपको यहाँ पे मानना है? सॉरी, हल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको मानना है वही कि माना कि मीना ने 50 रुपए के एक्स तथा 100 रुपए के वाई नोट निकाले। सिंपल, ये आपको मान लेना है। अब देखो, ये मानने के बाद अब पहली शर्तानुसार यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रथम शर्तानुसार 50 के कितने नोट निकाले, मतलब 2 प्रकार के नोट निकाले, एक 50 के, एक 100 के। तो हमने 50 का माना है कि एक्स नोट निकाले और 100 के वाई नोट, तो ये एक्स और ये वाई हो गया। अब देखो, एक्स नोट निकाले कितने, मतलब 50 के, तो इसमें अगर हम लोग 50 से गुणा कर देंगे तो कुल रुपयों की संख्या निकल कर आ जाएगी, क्योंकि ये नोटों की संख्या है और एक नोट का मूल्य कितने है? 50। तो ये 50 के नोटों की पूरी कितने रुपए निकाला मालूम चल जाएगा। अरे जैसे यार देखो, 3 नोट उसने निकाला, कितने का? 50 का, तो 50 से गुणा कर देंगे, मतलब उसने 150 रुपए निकाले। तो यहाँ पूरा ये मालूम चल गया कि 50 के कितने नोट निकाले, कितने रुपए, नोट नहीं, कितने रुपए निकाले। उसके बाद यहाँ वाई हम लोग का क्या है? 100 रुपए का नोट है, नोटों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे हमने नोटों की संख्या माना कि 50 रुपए के उसने एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट निकाली, ये नोटों की संख्या है। ठीक है, तो अगर इसमें 100 से हम लोग गुणा कर देंगे तो कितने पैसे निकाले 100 के नोटों का, वो उससे पता चल जाएगा। और ये कुल मिलाकर कितना है? 2000 है। एक बार मैं और समझाता हूं आपको। उसने कुल 2000 रुपए निकाले, ठीक है, लेकिन उसने कुछ 50 के नोट निकाले, कुछ 100 के निकाले। कितने कितने निकाले वही हमें पता करना है। तो देखो, ये 50 के नोटों की संख्या हमने मान लिया कि x है, तो 50 से गुणा कर देंगे तो कितने उसने रुपए निकाला, ठीक है, वो रुपया। और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान लिया कि y है, और अगर हम लोग 100 से उस संख्या में गुणा करते तो 100 रुपए के नोटों की संख्या से प्राप्त कुल रुपया निकल जाएगा। तो यहाँ कुल रुपया, और दोनों इन रुपए को जोड़ देंगे तो वो 2000 के बराबर होगा, क्योंकि उसने 2000 ही निकाला है। क्लियर? चलो, तो ये पहला आपका समीकरण समझ में आ रहा है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, या इसको थोड़ा हम लोग और सरल कर सकते हैं। देखो 50 है, इसमें भी 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 अगर मैं कॉमन लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ पे 2y बचेगा, और बराबर
अब देखो इधर देखो, उधर हम लोग का 2000 बचेगा और फिर ये 50 इधर गुणा है उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 2000 बट्टे 50 होगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 दूना का 10, सॉरी 5 चौका का 20, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें 50 कॉमन लोगे, फिर 50 इधर उधर ले जाओगे, बट्टे में करोगे 2000 का तो वो 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण 1 हो गई। अब ये तो समीकरण 1 हो गई। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला कि उसने, मीना ने कुल कितने नोट निकाले, मीना है ना, हाँ, उसने कुल कितने नोट निकाले, उसने 25 नोट निकाले। तो हम लोग की 50 के नोटों की संख्या x थी माना था हमने, और 100 के नोटों की संख्या y, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि बोल रहा है कि उसने कुल मिलाकर 25 नोट निकाले, तो ये 25 ये नोटों की संख्या। फिर एक बार मैं और समीकरण को समझा देता हूं, इसको और इसको। माना कि मीना ने 50 रुपए के x तथा 100 रुपए के y नोट निकाले। ठीक है, तो यहाँ तो समझ आ रहा है कि x और y दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कुल नोटों की संख्या, और कुल नोटों की संख्या हमें दे रखा है 25। यहाँ पे देखो हमें कुल रुपयों की संख्या दे रखा है कि उसने 2000 बैंक से निकाले शुरू में ही, तो यहाँ से x क्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या, उसमें हम लोग 50 से गुणा कर देंगे तो मान लो ये पूरा का पूरा रुपया आ जाएगा कि 50 रुपए से कितना, मतलब 50 के नोटों की संख्या का कुल मूल्य कितना है। और यहाँ वाई नोट हमने माना है तो 100 से अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि इसका कुल मूल्य कितना है, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो मूल्य 2000 के बराबर हो जाएगा। तो ही ये समीकरण थी, हमने बना लिया था, और इस समीकरण को हमने सॉल्व कर कुछ इस सरल रूप में कर लिया। क्लियर, तो हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई, एक ये वाली एक ये वाली। अब चलो इन दोनों समीकरणों को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा मैं करता हूँ इरेज। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूं और एक बार दोनों समीकरणों को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। पहली समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, चलो अब इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो ये हम लोग का x है तो ये कट जाएगा, हम लोग चिन्ह बदल देंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, चिन्ह है मतलब प्लस, तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। ये देखो 2y प्लस और माइनस y, तो ये y बचेगा, और 40 माइनस 25। ठीक है, तो ये तो आपका 15 बच जाएगा, तो y का मान हमें आ गया 15, और y हमने शुरू में क्या माना था, 50 रुपए की नोटों की संख्या, नहीं y हमने क्या माना था यार, 100 रुपए के नोटों की संख्या, माफ करना, y हमने x माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, और y माना था 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो इसका मतलब कि 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 होगी, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेना आगे कि y का मान समीकरण 1 या 2 में, कोई भी आप एक किसी भी एक समीकरण में रख लेना, 2 में ही रख लेते हैं क्योंकि ये आसान है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और यहाँ रखेंगे 15, यहाँ पे y की जगह पे रखेंगे तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर ये 15 उधर जाएगा तो 25 माइनस 15 बराबर 10, यानी x का मान आपका 10 आ जाएगा। यानी x हमने किसके नोटों की संख्या माना था, हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या माना था। तो मीना ने बैंक से 50 रुपए के 10 नोट निकाले और 100 रुपए के 15 नोट निकाले, सिंपल, यही आपका आंसर हो गया। हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी थी कि उसने कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट, इन दोनों को जोड़ लो, देखो आपका 2000 कुल रुपया आएगा। जैसे हम लोग का 50 रुपए के 10 नोट, इसका मतलब कि 500 हो जाएगा, और 15 नोट 100 रुपए के, तो वो तो 1500 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये 2000 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग का आंसर भी बिल्कुल सही है। और कुल नोटों की संख्या तो 25, 15 और 10 25 जो हमें दिया था कि कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए, तो ये भी स्टेटमेंट सही, दोनों स्टेटमेंट सही, इसका मतलब कि हम लोग का आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये रहा हम लोग का प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 रहा। अब चलो हम लोग इसमें जो लास्ट प्रश्न है उसको करते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूं और फिर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
लाइक इम्पोर्टेंट और उसके अलावा जो पिछले साल जितने भी आए थे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे और फिर अगले चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, फिर एक बार माफ करना। चलो भाई साहब, गर्मी तो हद है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, काफी थोड़ा लंबा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, ध्यान से देखना प्रश्न को, काफी आसान है, ये भी लंबा है लेकिन काफी आसान है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, ओके, मतलब कोई पुस्तकालय है वो किराए पे पुस्तक दे रहा है, तो किराए पर पुस्तक देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। ओके, प्रथम 3 दिनों का मतलब 3 दिनों के लिए वो एक निश्चित किराया रखा है कि 3 दिनों के लिए आपको इतना रुपए देना होगा। आगे क्या बोल रहा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ओके, यानी 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन हुआ तो आपको एक अतिरिक्त किराया उस पर देना होगा। मान लो उसने फिक्स कर दिया कि 3 दिनों का किराया आपको देना है 15 रुपए, और 3 दिनों के बाद अगर चौथे दिन रखते हो तो आपको, या 5वें दिन रखते हो तो हर एक दिन का आपको मान लो फिक्स कर दिया कि 10-10 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसी स्टेटमेंट पे ये सवाल है। ठीक है, तो किराए पर पुस्तक के देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, निश्चित किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। अलग अलग नहीं, अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। ठीक है, 7 दिनों तक पुस्तक रखा, यानी 3 दिनों तक तो वो एक नियत किराया देगी और भाई अगले 4 दिनों तक एक अतिरिक्त किराया देगी। ओके, उसके बाद आगे लिखा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। ओके, उसने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, तो 21 रुपए अदा किए तो 3 दिन का तो कोई जो फिक्स किराया था वो देगी और 2 दिनों का एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया देगी। तो हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, यहीं पे हल, और मैं मानता हूं, यहाँ पे मानेंगे क्या, माना कि आप लोग लिख लेना नियत किराया जो निश्चित है 3 दिनों का, नियत किराया x रुपए तथा अतिरिक्त किराया जो अतिरिक्त दिन पे यानी 3 दिन के अलावा जो रख रही है उस पे देना पड़ रहा है वो y रुपया है। ठीक है, अब देखो हमने ये मान लिया। तब प्रथम शर्तानुसार सरिता 7 दिनों तक एक किताब रखती है और 27 रुपए देती है उस पुस्तकालय को। ओके, तो यहां देखो नियत किराया जो 3 दिनों का है वो तो 100 रुपए उसे देना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्लस वाई रुपए, ये वाई रुपए क्या है, अतिरिक्त किराया है, लेकिन ये अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का है, मतलब एक दिन का वाई रुपए देना पड़ेगा। तो कितने दिन रखिए एक्स्ट्रा, भाई 7 दिन रखिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि 7 दिनों तक रखती है, तो 3 दिन का तो यहाँ निश्चित है दे दिया। अब 4 दिन बता, तो 4 दिन का प्रत्येक दिन का वाई रुपए, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दिन का ये पूरा निकल जाएगा। तो ये नियत किराया और ये अतिरिक्त 4 दिन का किराया, और कुल मिलाकर ये कितना दे रही है, ये 27 रुपए दे रही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक दूसरी लड़की है सुशी, उसने 5 दिनों तक रखा और उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए। तो एक तो 3 दिन का निश्चित किराया 100 रुपए देगी, और अतिरिक्त किराया कितने दिनों का, 2 दिनों का देगी, और एक दिन का किराया हम लोग का अतिरिक्त वाई रुपया है, तो 2 दिनों का, इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो मालूम चल जाएगा। तो इस प्रकार ये नियत किराया और ये अतिरिक्त किराया 2 दिनों का कुल मिलाकर उसने कितना दिया, 21 रुपए दिया। ठीक है, और ये समीकरण 2 1 हो गई और ये 2 हो गई। जो स्टेटमेंट दिया था उसके आधार पे 2 हमने समीकरण बना लिया, और इस समीकरण को चलो अब सॉल्व करते हैं। इस सवाल को थोड़ा मैं हाइड अप कर देता हूं, और सॉल्व कर कर जो नियत किराया x है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है y रुपए, उसका मान ज्ञात करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहीं पे देखो, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये x है, प्लस प्लस है, अगर मैं यहाँ चिन्ह बदल दूं, यहाँ माइनस कर दूं, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, और ये 4y और माइनस 2y है, तो नीचे आपका क्या बचेगा, 2y बचेगा, प्लस 2y। ठीक, बराबर, ये तो 27 और माइनस 21 है तो घटेगा, तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 यानी 3, यानी 2y बराबर ये आपका क्या है, 6 है, तो ये y बराबर 6/2 यानी 3। ठीक है,
y हम लोग का क्या था, हमने क्या माना था शुरू में, y भूल गया क्या, x हमने माना था नियत किराया और y अतिरिक्त पर डे का किराया। यानी कोई भी हो उसको अगर 3 दिनों के अलावा आप आगे रखती है तो पर डे का, पर दिन का उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, एक दिन का जोड़कर 3 रुपए। क्लियर। अब थोड़ा x का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 या 2, यहाँ पे आप आगे लिखोगे y का मान समीकरण 1 या 2 जिससे आप ज्ञात करना चाहते हो उसमें रखने पर, और मान लो एक ही में रखते हो यहाँ पे, तो यहाँ y की जगह पे आप यहाँ पे 3 रखते हो तो ये 4 3 आपका 12 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 27 में से आपका 12 घटेगा, 27 में से आपका 12 घटेगा तो ये 5 और ये 15 रुपए हुआ ना। हाँ, तो x का मान आपका 15 यहाँ पे आएगा। ओके, यानी आपका फिक्स किराया जो 3 दिनों का है वो कितने रुपए है, वो 15 रुपए। यानी अगर आप उस पुस्तकालय से पुस्तक लाते हो तो आपको 3 दिनों के लिए, 3 दिन उसको अपने पास रखते हो तो 15 रुपए आपको देना है। क्लियर। यानी नियत किराया का मान कितना गया, 15 रुपए। और अगर 3 दिनों के बाद चौथे दिन रखते हो तो 15 में और 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 15 16 17 18, 15 3 18 रुपए देने पड़ेंगे। अगर और एक्स्ट्रा रखते हो तो और 3 रुपए आपको 2 दिनों का अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, यानी 3 दिनों का 6, यानी 15 6 21। तो ये सेकेंड वाला जो सुशी ने 5 दिनों तक रखा था उसका स्टेटमेंट यहाँ पे देखो सही आ जा रहा है। 5 दिनों तक सुशी ने रखा था तो उसका कितना दिया था, 21 रुपए। तो इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। देखो, तो एक तो नियत किराया 3 दिनों का उसने 15 रुपए दिया, ठीक है, और 5 दिन रखा तो 2 दिनों का अतिरिक्त किराया देगी, और 2 दिनों का अतिरिक्त किराया, एक दिन का अतिरिक्त किराया यहाँ पे 3 रुपए है तो 2 दिनों का 3 दिनों के 6 रुपए, तो 15 6 21 रुपए, और उसने कुल 21 रुपए देखो यहाँ पे दिए, स्टेटमेंट दिए, बिल्कुल राइट आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह इसका भी हम लोग जांच करेंगे। तो देखो, इसने 7 दिनों तक रखा। पहली जो लड़की थी उसका नाम सरिता था, पता नहीं, मैं अभी भूल गया, चलो कोई भी नाम हो। तो यहाँ 15 रुपए तो उसने निश्चित किराया 3 दिनों का दिया, और 7 दिनों तक रखी थी, यानी 3 के बाद 4 5 6 7, 4 दिनों का एक्स्ट्रा किराया देगी। ठीक है, तो एक दिन का एक्स्ट्रा किराया 3 रुपए, तो 4 दिनों का 12 रुपए, तो 15 में आप 12 जोड़ लो तो देखो ये 27 आ रहा है, और उसने कुल 27 रुपए दिया, और यहाँ देखो सवाल में जो था 27 रुपए, बिल्कुल राइट आ रहा है। यानी हम लोग का बिल्कुल ये जो आंसर आया है कि अतिरिक्त किराया उसने, मतलब उस पर डे उनको 3 रुपए देना पड़ेगा और नियत किराया 15 रुपए। तो हमने शुरू में माना था कि नियत किराया x रुपए और अतिरिक्त किराया y रुपए है। ठीक है, तो नियत किराया आपका x माना था उसका मान 15 रुपए है, और y जो माना था उसका मान 3 रुपए है। तो आप नीचे लिख दोगे, अतः नियत किराया 15 रुपए तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपए प्रतिदिन है, और आंसर लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ये रहा आपका इसमें का लास्ट सवाल। अब ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है, पूरा का पूरा ये चैप्टर भी समाप्त होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब इसके बाद केवल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और फिर अगले चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। अगला चैप्टर देखो मैं क्या शुरू करता हूँ, अगला चैप्टर शायद द्विघात समीकरण उससे शुरू करूंगा, या काफी लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति आप पढ़ा दो, तो देखते हैं त्रिकोणमिति पढ़ते हैं या फिर अगला चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, मैं डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।